1914 एक यंग इंग्लिशमैन एक रिमोट साउथ अटलांटिक आइलैंड पर पहुंचता है, जहां उसे एक साल के लिए वेदर ऑब्जर्वर के रूप में काम करना है। क्रू उसकी मदद करता है लगेज को कैबिन तक ले जाने में, लेकिन वो नोटिस करता है कि वहां बर्ड्स नहीं है और कोई मीटेरोलॉजिकल अथॉरिटी भी नहीं दिखती। कैप्टन उसे वार्न करता है कि ये रीजन अनइनहैबिटेड लगता है और कैबिन भी अबैंडन दिखाई देता है, जो इसे रिस्की बनाता है। कैप्टन की एडवाइस के बावजूद इंग्लिशमैन वहां रुकने का फैसला करता है, भले ही कैबिन की हालत अच्छी न हो। कैप्टन इंग्लिशमैन की मदद करता है टेरिटरी एक्सप्लोर करने में। वहाँ उन्हें एक फाउंटेन मिलता है जिसके रॉक्स पर ग्रूनर्स ओनरशिप लिखा होता है और एक लाइट हाउस दिखता है जिसे उन्होंने दूर से ऑब्जर्व किया था। ट्रूप्स को वापस भेजने के बाद कैप्टन और इंग्लिशमैन अकेले उस फोर्टिफाइड लाइट हाउस की ओर ट्रैवल करते हैं। वहाँ उन्हें ग्रूनर सोता हुआ मिलता है। वो सोते सोते मरमर करता है लेक पर वापस जाने के बारे में और फिर बेड से उठ जाता है। कैप्टन एल्डर विजिलेंट के बारे में पूछता है, जो प्रीवियस वेदर ऑब्जर्वर था। ग्रूनर बताता है कि वो टाइफस से मरा और वैनिश हो गया। दोनों वहाँ से चले जाते हैं। कैप्टन इंग्लिशमैन को अपनी रिवॉल्वर देने की ऑफर करता है, फिर वो अपनी बोट के लिए निकल जाता है। इंग्लिशमैन अपने कैबिन में लौटता है। वहाँ वह अपना मीटेरोलॉजिकल इक्विपमेंट क्लीन और अरेंज करता है। उसे अपने प्रीडेसेसर का जर्नल मिलता है, जिसे देखकर वो राइड पर जाने का डिसाइड करता है। इंग्लिशमैन को एक बुक मिलती है जिसमें आइलैंड की फ्लोरा और वाइल्ड लाइफ पर कस्टमरी नोट्स है। बुक में एक लेडी की फोटो होती है जो ब्राइडल गाउन पहने हुए है। फोटो के पीछे लिखा है मिसेस विजिलेंट और लव लव लव, जिससे लगता है कि वह उसके प्रीडिसेसर की वाइफ थी। लेकिन बुक आगे जाकर बिजार हो जाती है। इसमें एक्वाटिक मॉन्स्टर्स की फोटोज होती है जो लोगों पर अटैक कर रहे हैं। साथ ही एक ऑमिनस रिमार्क लिखा होता है, डार्विन वाज इनकरेक्ट। नेक्स्ट डे वो शोर पर रिंग्स ऑफ रॉक्स देखता है जिनके ऊपर शेल्स रखे हुए हैं। हट के बाहर ग्राउल्स और टैप्स की आवाजें सुनाई देती है। तभी एक मॉन्स्टर का क्लॉ हट के नीचे से दिखाई देता है। वो जल्दी से बेसमेंट में भागता है और डोर बंद कर लेता है। उसे और मॉन्स्टर्स की आवाजें सुनाई देती है। वो वुड में एक होल करता है और मॉन्स्टर की आइज पर बोर कर देता है। अगली सुबह जब वो उठता है तो फ्लोर पर खून और सैंड में स्ट्रेंज ट्रैक्स देखता है। इंग्लिशमैन लाइट हाउस को अनलॉक करने की कोशिश करता है लेकिन सफल नहीं होता। आखिर में ओल्ड मैन एक विंडो खोलकर उस पर पानी फेंकता है। इंग्लिशमैन अंदर जाने से मना कर देता है। वो कॉटेज को एक और अटैक के लिए तैयार करता है। वो बुक से उसे कवर करता है, लैंप ऑयल डालता है और विंडोज को रीइंफोर्स करता है। फिर वो एक फायर आर्म लोड करता है और डोर बंद कर देता है। लेकिन मॉन्स्टर्स आ जाते हैं और रीइंफोर्समेंट्स को तोड़ देते हैं। इंग्लिशमैन कुछ मॉन्स्टर्स को शूट करता है लेकिन उनकी संख्या बहुत ज्यादा होती है। वो टॉर्च का यूज करता है उन्हें डराने के लिए, लेकिन फ्लेम्स को कंट्रोल नहीं कर पाता। कैबिन में आग लग जाती है जिससे उसका हाथ जल जाता है। बारिश में वो रात बीच रॉक्स के पीछे बिताता है। अगले दिन वो कॉटेज के रूइंस पाता है और ग्रूनर को फॉलो करते हुए एक फाउंटेन तक पहुंचता है। वहां उसे एक मरीन मॉन्स्टर अटैक करता है जो स्वेटर पहने हुए है। ग्रूनर एक इंग्लिशमैन का सामना करता है जो एक बीस्ट पर अपनी गन तान रहा है। इंग्लिशमैन ग्रूनर की इनिशियल रेजिस्टेंस के बावजूद अपनी वेपन गिरा देता है। वो दोनों सप्लाई शेयर करते हैं और क्रीचर की हार्मलेसनेस पर बात करते हैं। ग्रूनर इंग्लिशमैन को लाइट हाउस में रहने की अनुमति देता है। वे रेक्ट कैबिन से सप्लाईज इकट्ठा करते हैं। फ्रेंड ग्रूनर को बताता है कि एनिमल्स ने लास्ट वेदरमैन को ले लिया था जो टाइफस से मरने की बजाय अकेला घर पर छोड़ दिया गया था। ग्रूनर फ्रेंड को बताता है कि क्रीचर रात होने से पहले पास आ रहा है और उन्हें छोड़ना होगा। क्रीचर का सलाइवा फ्रेंड के हाथ के घाव को ठीक कर देता है। वे ऊपर जाकर स्थिति पर चर्चा करते हैं और अपनी एमो की गिनती करते हैं। ग्रूनर सिर्फ उसे तंग कर सकता है लेकिन उससे बात नहीं कर सकता। वो कहती है कि वो हमेशा उसकी ओर लौटती है जैसे एक कुत्ता। फ्रेंड उसकी सराहना करता है और उस हाइपोथेसिस पर चर्चा करता है कि अकेले समुद्री जानवरों ने जीवित रहने के लिए कैसे विकसित किया। ग्रूनर बातचीत से परेशान होकर बताता है कि समुद्री जानवरों को लाइट पसंद नहीं है। वो ये भी बताता है कि उसने अपनी पिछली जिंदगी में क्यों वापसी नहीं की। कहता है कि उसे आइलैंड पर अपने भविष्य पर पूरा नियंत्रण है। वो रहने का फैसला करता है लेकिन पहले बोर्ड के लिए एक साइन लगाना चाहता है। ग्रूनर ये भी दावा करता है कि लाइट हाउस को पैसे इकट्ठा करने के लिए बनाया गया था क्योंकि वे किसी कॉमर्स राउट पर नहीं है। फ्रेंड रोज लिखता है और क्रीचर के साथ एक दोस्ताना रिश्ता विकसित करता है। ग्रूनर उसे बालकनी तक ले जाता है जहां लाइट हाउस की लाइट्स और टॉर्चेस जल रही होती है। वो फ्रेंड को अप्रोचिंग क्रीचर्स के बारे में चेतावनी देता है और कहता है कि जैसे ही वे पास आए गोली चलानी चाहिए। कुछ को मारना काफी है क्योंकि वे आपस में एक दूसरे को खा लेंगे। फ्रेंड नोटिस करता है कि उनका मॉन्स्टर तेज आवाजें कर रहा है और पूरी
पूछता है कि क्या उन्हें हमला किया जा रहा है। फ्रेंड ग्रूनर के द्वारा क्रीचर्स पर किए गए हमले से भागता है, लेकिन अंत में ग्रूनर उसे बचा लेता है। अगले दिन ग्रूनर बताता है कि वो मृत वजन के साथ नहीं रह सकता और फ्रेंड को पानी लाने के लिए कहता है। जब फ्रेंड अपने लाइट हाउस पर लौटता है तो वो पाता है कि ग्रूनर मॉन्स्टर के साथ बिस्तर शेयर कर रहा है। ग्रूनर फ्रेंड को खुद को साबित करने का एक आखिरी मौका देता है। फ्रेंड को बाहर बंद कर दिया जाता है और क्रीचर से खुद को बचाने के लिए छोड़ दिया जाता है। अपने खून से सने शरीर के बावजूद वो जीवित रहता है। वे एक दैनिक समय सारणी पर सहमति बनाते हैं जिसमें वे साधारण काम करते हैं और रात के जानवरों के हमलों से खुद को बचाते हैं। कंपेनियन अपनी आइलैंड यात्रा को याद करता है जहां उसने दुख पाया था और सोचता है कि क्रीचर्स हर रात क्यों नहीं हमला करते, क्योंकि उसने 2 हफ्तों से उन्हें नहीं देखा है। ग्रूनर व्हेल की हड्डियां इकट्ठा करता है कार्विंग के लिए, जिससे अजीब से एहसास होते हैं। उसका दोस्त ग्रूनर उसे समझ नहीं पाता कि वह रात को मॉन्स्टर्स पर नियमित हमले क्यों करता है, जबकि वो एक के साथ सो रहा होता है। वो क्रीचर से जुड़ जाता है और उसे अनेरिस नाम देता है। एक रात वे लाइट्स चालू करना भूल जाते हैं और मॉन्स्टर्स उन्हें लगभग ओवरपावर कर लेते हैं। वे लाइट हाउस के अंदर खुद को बंद करके बच जाते हैं, लेकिन ग्रूनर का पैर चोटिल हो जाता है। अनेरिस ग्रूनर के घावों का इलाज करती है और दोस्त उन्हें चेतावनी देता है कि सीमित जीवन है क्योंकि गोलियों की कमी है। अनेरिस एक फ्लेयर गन लाती है, लेकिन ग्रूनर उसे फायर करने से रोकता है, कहता है कि वो खुद को बचा सकता है। अनेरिस उसे सजा देने की कोशिश करती है, लेकिन वो ग्रूनर को अनेरिस के बारे में गालियां देते हुए सुन लेती है। अनेरिस उसे फॉलो करती है और एक व्हेल की हड्डियों से बनी नाव दिखाती है जिसे उसने खुद बनाया है। दोस्त के एक्शन ग्रूनर के अनेरिस के प्रति नफरत को दिखाते हैं। अनेरिस एक फिगर को आइलैंड के एक गुप्त स्थान पर ले जाती है जहां एक अबैंडन्ड बोट मिलती है। ग्रूनर बोट के उत्पत्ति से अनजान दोस्त को इसके बारे में नहीं बताता। ये बोट एक पोर्चुगीज आदमी द्वारा इस्तेमाल की गई थी जिसे मॉन्स्टर्स ने मार डाला था। ग्रूनर मानता है कि एक्सप्लोसिव्स पानी में डूब गए थे। दोस्त ये सुझाव देता है कि डाइविंग इक्विपमेंट का इस्तेमाल करके अंडर वाटर डायनामाइट पैकेजेस को ढूंढा जाए जो शायद जानवरों के एक्सटर्मिनेशन में मदद कर सकते हैं। फ्रेंड अनेरिस को एक फाउंटेन में गाते हुए सुनता है और जब वो पानी में उसके पास जाता है तो ग्रूनर जलन महसूस करता है। वे बोट पर सवार होते हैं और एक्सप्लोसिव्स के बॉक्सेस ढूंढने निकलते हैं। फ्रेंड उन्हें एक हुक से जोड़ता है जिसे ग्रूनर बोट में खींचता है। 2 युवा बीस्ट ग्रूनर को जमीन पर गिरा देते हैं और वो हवा की कमी से 3 बार लाइन खींचता है। ग्रूनर उसकी मदद की गुहार को नजरअंदाज करता है। फ्रेंड के पास एकमात्र विकल्प है कि वो बोट तक तैरकर वापस जाए और लाइट हाउस पर डायनामाइट बॉक्सेस को खोलकर निकाल ले। वे उन्हें लाइट हाउस के बाहर 2 लाइनों में दफन कर देते हैं। जैसे जैसे सर्दी आती है, बर्फ गिरती है और 1 हफ्ते तक कोई क्रीचर हमला नहीं करता। फ्रेंड ग्रूनर को पाता है जो रात भर बालकनी पर पड़ा था और लगभग जम चुका था। वो उसे लाइट हाउस के अंदर ले आता है, ये सुनिश्चित करते हुए कि अगले 3 हफ्तों तक कोई मॉन्स्टर हमला नहीं करेगा। ग्रूनर अनेरिस को लाइट हाउस पर हमला करने के लिए मजबूर करता है, जबकि फ्रेंड डेटोनेटर को एक्टिवेट करने की कोशिश करता है। फ्रेंड वायर्स को डेटोनेटर से जोड़ता है जिससे डायनामाइट फट जाता है और अधिकांश जानवर मर जाते हैं। ग्रूनर पास की लाइन को डेटोनेट करता है जिससे दोनों बेहोश हो जाते हैं। अगले दिन वे नुकसान देखते हैं और एक मॉन्स्टर के पास एक हड्डी की चेन पाते हैं जिसे फ्रेंड बुद्धिमत्ता का संकेत मानता है। हालांकि ग्रूनर उस चेन को समुद्र में फेंक देता है। 2 आदमी अनेरिस और अन्य जानवरों को अपनी जाति की मृत्यु पर शोक करते हुए सुनते हैं। ग्रूनर एक नवजात बार बार रोता है और वापस लौटता है, महसूस करते हुए कि उसे शोकित किया गया है। फ्रेंड 2 युवा समुद्री जीवन को देखता है और समुद्र किनारे पर पत्थरों का एक घेरा बनाता है। ग्रूनर उनकी हथियारों को नकली गोलियों से फिर से लोड करता है, क्रीचर्स को डराते हुए। अगली सुबह फ्रेंड पाता है कि ग्रूनर ने शराब पीकर खुद को सोने दिया है। एक साथी अपने कैबिन में एक महिला की फोटो पाता है जिसके पीछे लव 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 लिखा होता है। वो ये पता लगाता है कि पिछला वेदरमैन ग्रूनर एक झूठा नाम था और वो अकेलेपन और निराशा से पागल हो गया है। फ्रेंड दिन की गिनती को नोट करने का निर्णय लेता है और देखता है कि पत्थरों का घेरा खाली है, जबकि मॉन्स्टर्स एक हड्डी की नाव ले जाते हैं। वह एक बच्चे जैसे क्रीचर को देखता है और ये संकेत देता है कि वो हानि रहित है। ग्रूनर और अनेरिस एक छोटे क्रीचर और अन्य जानवरों का सामना करते हैं जिनमें फ्रेंड भी शामिल है। ग्रूनर एक शॉट फायर करता है जिससे वे डर कर भाग जाते हैं। अनेरिस लाइट हाउस लौटने से मना कर देती है और ग्रूनर गुस्से में वापस लौटता है। ग्रूनर लाइट हाउस के बालकनी से अनेरिस को गोली मारकर मार देता है। फ्रेंड ग्रूनर पर हमला करता है लेकिन वो उसे हराकर जीत जाता है। फ्रेंड ग्रूनर को बताता है कि वो हत्यारा नहीं है और उसकी बात
बातें ग्रूनर को छू जाती है। वो घर छोड़ देता है और मॉन्स्टर्स के हाथों मर जाता है। ग्रूनर खो जाता है और अकेला होता है और उसका दोस्त फ्रेंड को उसके जैसा समझा जाता है। वे मानते हैं कि फ्रेंड नया वेदरमैन है, लेकिन फ्रेंड उन्हें गलत नहीं बताता। फ्रेंड दूर में जहाजों को देखता है और अधिकारी उसे उसके कमरे के लिए डांटते हैं। वे युद्ध की घोषणा करते हैं और अनेरी समुद्र तट पर दौड़ती हुई पानी में कूद जाती है।